नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं को। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी, कुछ कंटेंट्स मैंने आपको दिखाए थे जिसमें मैंने बात की थी परिकल्पनाओं का कैसे प्रतिपादन होता है, उनकी क्या मीनिंग है, डेफिनेशन है, नेचर है, फंक्शन है, पर्पस है, क्या उनके सोर्सेज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इम्पोर्टेंस है। और मैंने बात की थी हाइपोथेसिस इन रिसर्च प्रोसेस। यहां तक मैंने आपको जो है उस पहले वाले वीडियो में समझाया है। आज मैं बात करूंगी कि परिकल्पनाओं के चर क्या होते हैं और परिकल्पनाओं के प्रकार क्या होते हैं, उनका मूलभूत आधार क्या है, फंडामेंटल बेसिस क्या है। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने परिकल्पनाओं का प्रतिपादन आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, अर्थ भी पढ़ा चुकी हूँ, परिभाषा, प्रकृति, कार्य, उद्देश्य, स्तोत्र, विशेषताएं, महत्व, परिकल्पना क्या है शोध प्रक्रिया में, और डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच, उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से परिकल्पनाएं का निर्माण होता है डिडक्टिव अप्रोच से और इंडक्टिव अप्रोच से। चलिए आज बात करते हैं परिकल्पनाओं के चर क्या होते हैं। देखिए, परिकल्पना का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें चरों का महत्वपूर्ण रोल होता है। देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मैं दो वर्ड बोल रही हूँ, वेरिएबल और कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल में मैं बात क्या कर रही हूँ, यह जो है एक ऐसी वस्तु जो स्थान समय के अनुसार परिवर्तित हो रही है। वो कोई भी चीज हो सकती है। मैं क्या कह रही हूँ, जो स्थान व समय के अनुसार क्या हो रही है, वेरी कर रही है, परिवर्तित हो रही है। जबकि इसके अपोजिट मैंने कांस्टेंट में क्या कहा, यह एक ऐसी वस्तु है जो स्थान समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रही है। स्थिर जो है, जो कांस्टेंट है, वो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो आपने ये समझा। इसमें एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैंने कहा वेरिएबल में वेरी जो कर रहा है, जैसे मंथ वेरी कर रहा है, आज कुछ मंथ चल रहा है, कुछ कोई दूसरा ईयर चल रहा है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एक मंथ में कितने भी हो सकते हैं, ये वेरी करते भाई। अलग अलग मंथ है, अलग अलग सिचुएशन है, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज वेरी करते। मगर कांस्टेंट क्या है, एक घंटे में 60 मिनट ही होते हैं। हमेशा यह बात स्थिर रही है। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है ना। और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक है ना, 7 दिन ही होते हैं। इससे ज्यादा होते हैं क्या? नहीं। मगर इसमें कुछ आवश्यक बातें देखिए। नोट मैंने क्या लिखा है कि वेरिएबल को कांस्टेंट बनाया जा सकता है, यानी जो वेरी करता है मैं उसे स्थिर बना सकती हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि जैसे जेंडर ले रहे हैं अपन, मेल एंड फीमेल में मैंने कहा मुझे मेल ही चाहिए, मैंने स्थिर कर दिया। किसी विशेष परिस्थिति में मैंने स्थिर बना सकती हूँ मैं इनको। तो मैं वेरिएबल को क्या कर सकती हूँ, स्थिर बना सकती हूँ। मगर कांस्टेंट में क्या कर सकती हूँ, बेसिक नेचर में बदलाव नहीं किया जा सकता। जितना जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। कांस्टेंट को वेरिएबल में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। क्या समझे? जो वेरी करता हो, जो परिवर्तित होता हो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, वो वेरिएबल है। मगर कांस्टेंट स्थिर रहता है, जिसे मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेरिएबल को कांस्टेंट में बदला जा सकता है, मगर कांस्टेंट को वेरिएबल में नहीं बदल सकते। ये बात आप समझे। दूसरी इसमें बात बताऊंगी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं। एक बात आती है निरंतर श्रृंखला क्या कहलाती है। आपने वेरिएबल समझ लिया, अब वेरिएबल में मैंने एक निरंतरता शब्द को जोड़ दिया है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं। मैंने एक कहते हैं मैथ्स का फॉर्मूला जैसे लिखा है कि होल प्लस फ्रैक्शन, यानी अगर हम पूर्ण ले रहे हैं और फ्रैक्शंस को ले रहे हैं, उनसे मिलाकर के क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस वेरिएबल बन रहा है।
क्या बन रहा है? कंटिन्यूअस वेरिएबल बन रहा है। देयर इज कंटिन्यूटी इन अ स्कोर। बात समझिए, कुछ निरंतरता की बात कर रही हूँ, कुछ कंटिन्यूटी की बात कर रही हूँ, कुछ चलायमान चीजों की बात कर रही हूँ। उदाहरण से समझिए क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे अचीवमेंट है, लगातार बढ़ती जा रही है। किसमें? रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आपका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है? कंटिन्यूटी में। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस, ये देखिए बढ़ सकते घट सकते, ये कोई फिक्स चीजें हैं? इंटेलिजेंस, आप बुद्धिमान और भी बन सकते हैं। टीचर लर्निंग सिचुएशंस, ये घट बढ़ सकती है। स्ट्रेस घट बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपने देखा, ये जो चीजें बोली, यहाँ पर मेरा जैसे वेट है 1.80 पॉइंट समथिंग या 70 पॉइंट समथिंग या 60 पॉइंट समथिंग, यहाँ मैंने पॉइंट की भी बात कर दी है। ऐसी लेंस, पावर ऑफ लेंस जो बात कर रहे हैं, ये भी कुछ होल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में होता है। आपको ये समझाने का मतलब था, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है वो क्या होता है? होल प्लस फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर एक पूर्णांक होता है और दशमलव बिंदुओं से मिलके बना होता है। तो ये क्या कहला रहा है? कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसमें मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं। नोट ये है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल को टेम्परेरी डिसकंटिन्यूअस बना सकते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन चीजों को डिसकंटिन्यूअस बना के स्थिर कर सकती हूँ। मैंने कहा था ना कि वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट में बदल सकते हैं। तो यहां मैं कह रही हूं कि कंटिन्यूअस वेरिएबल को मैं टेम्परेरी डिसकंटिन्यूअस बना सकती हूँ। और यहां पे क्या कह रही हूं कि इंटरवल और रेशियो स्केल ही यूज होता है। बात ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? इंटरवल और रेशियो स्केल ही यूज होता है। साथ ही साथ अगर इंटरवल और रेशियो स्केल होगा तो मीन, एसडी, पियर्सन कोरिलेशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट यूज किए जाते हैं। क्या समझे आप? क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। यहाँ पर मैं कौन सा स्केल यूज कर रही हूँ? इंटरवल, अंतराल और अनुपात स्केल को यूज कर रही हूँ। जब अंतराल और अनुपात स्केल यूज किया जाता है, वहां पर हम मीन लगाते हैं, एसडी लगाते हैं, पियर्सन कोरिलेशन लगाते हैं, एफ टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं। इस तरह से टेस्ट को इसमें यूज किया जाता है। तो आप समझ गए कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है। चलिए, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है? खंडित श्रृंखला क्या है? खंडित श्रृंखला में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ मैं पूरा का पूरा होल ले रही हूँ। यहाँ मैंने फ्रैक्शंस को इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए उसे मैंने कहा डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जाम्पल समझिए भाई, एग्जाम्पल समझने की बात कर रही हूँ कि यहाँ कह रही हूँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। भाई 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं लगा सकती वहां पर। जैसे मेरे अगर ब्लड सैंपल काउंट किया है तो WBC, अब ये होल होंगे, उसमें कोई बात नहीं होगी, इतने होंगे यानी इतने होंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपके कितने हैं, ये भी भाई होल है। नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी कितने हैं, वो भी होल में है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन, एक भाई पूर्णांक में है ये चीजें। जेंडर, मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, वो भी फिक्स है। पास और फेल की कहानी कर रहे हैं, वो भी है। साथ ही साथ अर्बन और रूरल की बात कर रहे हैं, वो भी होल में आ जाता है। राइट और रॉन्ग, ये भी होल नंबर में बात आ रहे हैं। और इंडियन, अमेरिकन, ये भी क्या हो रहा है? होल नंबर में आ रहे हैं। चलिए, ये तो सब होल नंबर में आए। आपको कुछ उसमें नोट बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। यानी आप कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस टेम्परेरी बना सकते हैं, मगर डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। जब नहीं बना सकते तो कौन सा स्केल लगेगा? देखिए, यहाँ पे मैं कह रही हूँ नॉमिनल स्केल लगेगा और ऑर्डिनल स्केल लगेगा। तो जब नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल लगता है तो हम कौन सी स्टैट्स यूज करते हैं? मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, काई स्क्वायर, ये चीजें हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या कहलाता है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल क्या कहलाता है।
भाई परिकल्पनाएं पढ़ रहे हैं, परिकल्पना के अंतर्गत अब हम जब जो भी वेरिएबल ले रहे हैं उसे भी तो समझना जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है। अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है, देखिए बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो कौन सा स्केल लगेगा, स्केल ऑफ मेजरमेंट लगेगा, कौन सी स्टेप्स लगेगी, और क्या उसे हम आपस में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। ऐसे डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स जो मैंने कहा होल नंबर को लिए होता है, तो वो कैसे वो होगा, तो कौन सा स्केल लगेगा, स्केल ऑफ मेजरमेंट, मैंने उसमें कहा नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल लगेगा। तो स्टैट्स कौन सी लगेगी, तो मैंने कहा स्टैट्स जो है वो मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज और काई स्क्वायर। ये बात आप दोहराते जाइएगा भाई साथ में, क्योंकि समझना पड़ेगा एक एक बारीक चीजों को, तभी आप हाइपोथेसिस को सही ढंग से बना पाएंगे। अब बात फिर आगे बढ़ाते हैं कि परिकल्पनाओं के चर में आपने अभी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस समझा, उसमें भी मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट को समझा। अब मैं बात करूंगी कि स्वतंत्र चर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मॉडरेट वेरिएबल क्या होता है, कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं। एक एक को बात समझिए। जब ये सारी चीजों को आप समझेंगे तो परिकल्पनाओं में हर एक का अपना महत्व है। समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। भाई स्वतंत्र चर वह चर होता है जो किसी वातावरण में क्रियाशील होता है और व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। स्वतंत्र है भाई, वह स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, ये एक प्रभाव डाल रहा है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। यह वह कारक होता है जिसका मापन किया जाता है। भाई स्वतंत्र चर का हम क्या कर रहे हैं, मापन, और प्रयोग द्वारा उसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे, किस प्रकार से ये प्रभावित कर रहा है। स्वतंत्र चर सदैव अन्य चरों को प्रभावित करता है। यहाँ पे वो चर लिखा है, चारों लिखा दिख रहा है आपको, ये चर है। तो स्वतंत्र चर सदैव क्या करता है, जितने भी चर हैं उन्हें क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसीलिए इसे क्या कह रही हूँ, इंडिपेंडेंट कह रही हूँ, क्योंकि इस पे किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने नोट लिखा है कि मैंने ये कहा है कि कोई भी वेरिएबल, अपन अभी अपने को वेरिएबल के एग्जांपल्स देती चली जा रही हूँ, कि कोई भी वेरिएबल सदा सदा के लिए इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ये परिस्थिति पे निर्भर करता, यानी मेरी इस सिचुएशन में कौन सा वेरिएबल स्वतंत्र चर बन जाए, कौन सा वेरिएबल परतंत्र चर बन जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी मैंने ये कहा कि सदा सदा के लिए कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बन सकता, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं बन सकता, यानी ये चेंज हो सकता है। ये हमारी सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में हमारा जो वेरिएबल है कौन सा स्वतंत्र चर है। देखिए एग्जांपल समझिए, मैंने कहा क्वालिटी ऑफ फूड, यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कहा है, ये क्वालिटी ऑफ फूड को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा है, और हेल्थ को मैंने डिपेंडेंट। अच्छा खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पे, या क्वालिटी ऑफ फूड खाएंगे तो उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा एग्जांपल देखिए भाई, इनकम, आपकी इनकम को मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया है कि आपकी इनकम कैसी है, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ फूड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कि भाई कि ज्यादा इनकम है तो आप कैसा क्वालिटी ऑफ फूड खा रहे, कम इनकम है तो कैसा क्वालिटी ऑफ फूड खा रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बदल दिया, क्वालिटी ऑफ फूड को पहले एग्जाम्पल में मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया, दूसरे एग्जांपल में क्वालिटी ऑफ फूड को मैंने क्या बना दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। तो मैंने यही कहा ना कि कोई भी वेरिएबल सदा सदा के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता। ये परिस्थिति पे निर्भर कर रहा है। पहले मैंने क्वालिटी ऑफ फूड का प्रभाव देख रही थी हेल्थ पर, अब इनकम का प्रभाव देख रही हूँ क्वालिटी ऑफ फूड पर। तो ये मैं चेंज कर सकती हूँ, मेरी परिस्थितियां क्या हैं उसके आधार पर मुझे ये समझना पड़ेगा मेरा स्वतंत्र चर क्या है। समझ गए आप स्वतंत्र चर? दोहरा लीजिएगा साथ में, समझना जरूरी है क्या है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर के साथ साथ अब हम बात करते आश्रित चर क्या है।
भाई आश्रित चर में मैं बात करूंगी किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव जिस चर के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यानी आप स्वतंत्र चर का तो प्रभाव पड़ रहा है, मगर जिस चर के आधार, उसे आधार रख कर करके ज्ञात किया जाता है उसे आश्रित चर कहते हैं। यहां पर हम इफेक्ट देख रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं, और हम किस तरह से प्रभावित हो रहा है यह देख रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं क्या, किस तरह से उस पर प्रभाव पड़ रहा है, आधार मान करके क्या कर रहे हैं, उसे हम मेजर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। आश्रित चर का मान स्वतंत्र चर के मान पर आधारित होता है। ध्यान दीजिएगा, किस पर आधारित हो रहा है कि आश्रित चर का मान स्वतंत्र चर पर आधारित होता है, किसी परिस्थिति के परिवर्तन के परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है, किस परिस्थिति में कितना परिवर्तित हो रहा है। वही मैं नोट में देखिए कि कोई भी वेरिएबल सदा सदा के लिए इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं हो सकता, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। यानी मैंने अब फिर उदाहरण देखिए, उदाहरण में ये मैंने क्या किया, अब क्वालिटी ऑफ फूड को क्या कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हेल्थ को मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। आप देखिए मैंने वही किया, उदाहरण वही लिया है, यहाँ पे बस ये समझा रही हूं कि परिस्थितियां बदली तो मैंने आश्रित चर को बदल दिया, वो स्वतंत्र चर बन गया, और स्वतंत्र चर को आश्रित चर बना दिया। तो क्वालिटी ऑफ फूड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हम हेल्थ पे प्रभाव देख रहे हैं, अब इनकम का जो प्रभाव है वो क्वालिटी ऑफ फूड पे देख रहे हैं। तो उदाहरण वही है, देखिए यहाँ पे वही उदाहरण था, अभी वही समझाया मैंने। आश्रित चर में भी किस तरह से कोई भी सदा सदा के लिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये परिस्थिति पे निर्भर किया। आश्रित चर भी समझ गया। मर्यादित चर क्या होता है, मर्यादित चर यानी मॉडरेट वेरिएबल क्या होता है भाई। देखिए मर्यादित चर जो है, मर्यादित चर के बारे में बात करूंगी कि एक विशिष्ट प्रकार का स्वतंत्र चर होता है। मैंने इसे विशिष्ट प्रकार का स्वतंत्र चर कह रही हूँ। इससे गौण स्वतंत्र चर की भी संज्ञा देते हैं, यानी इस तरह से थोड़ा सा ये प्रभावित करता है स्वतंत्र रूप से कैसे होता है। समझिएगा बात को भी मैं उदाहरण से भी समझाऊंगी। गौण स्वतंत्र चर की भी परिभाषा दी जाती है या संज्ञा दी जाती है। इस चर के चयन करने से प्राथमिक स्वतंत्र चर और आश्रित चर के संबंध ज्ञात करने में सहायता मिलती है। अगर आपने मॉडरेट वेरिएबल को समझ लिया तो जो अपन किस पे किसका प्रभाव देख रहे हैं कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे क्या संबंध है या प्रभाव है, उसे ज्ञात करने में मदद कौन कर रहा है, मॉडरेट वेरिएबल कर रहा है, मर्यादित चर कर रहा है। यहाँ पर शोधकर्ता क्या कर रहा है, इसका निरीक्षण इसीलिए करता है, क्यों कर रहा है, ध्यान दीजिएगा बात को, जिससे शोध की परिस्थिति मर्यादित हो, है ना, मर्यादित हो, और तथा सामान्यीकरण का जो क्षेत्र है, जनरलाइजेशन का जो क्षेत्र है अधिक व्यापक हो जाए। जितनी हम स्टडी को कन्फाइन करेंगे, सिस्टमैटिक करेंगे, उसका जनरलाइजेशन का जो एरिया है वो एक्सपांड होगा भाई। जैसे मैंने कहा उदाहरण ले लिया, यहाँ पे लिंग चर ले लिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले स्तर ले लिए, शहरी ग्रामीण ले लिए, ये मैंने कुछ चीजों को क्या कर डाला है, यहाँ पर चीजों को ले लिया है उदाहरण के रूप में। और यहाँ पर मैंने इसी तरह से बताना चाहा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में किस तरह से संबंध हम ज्ञात कर रहे हैं, और उसमें मॉडरेट वेरिएबल क्या होते हैं, वो किस तरह से स्ट्रेंथ बताते, डायरेक्शन बताते हैं, और यहाँ पे किस तरह से वो कौन कौन से होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक रेस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लास, सेक्स, ये जो अपन ने जेंडर की बात कर दी ये हो गए। आप यहाँ पर देखिए मॉडरेटिंग वेरिएबल कैन बी क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक वेट, रिवॉर्ड्स ऑफ लेवल्स, एज, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, मॉडरेट वेरिएबल्स में हो जाती हैं। अपना उदाहरण देखिए भाई, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण से आप बात समझिए। मैंने उदाहरण में क्या ले लिया है,
वही क्वालिटी ऑफ फूड, यहाँ पर हमने क्वालिटी ऑफ फूड को क्या कर दिया है, इंडिपेंडेंट कहा है। मैंने उसमें मॉडरेट वेरिएबल्स को और जोड़ दिया कि कॉस्ट जोड़ लिया, किस कॉस्ट का खा रहे हो, कि क्या वेट है, क्या एज है, इनको अगर हम ध्यान रख रहे हैं तो हमारी हेल्थ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, ये वाली बात कर रहे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने अभी क्या कर लिया, अपनी स्टडी को और सिस्टमैटिक कर लिया कि क्वालिटी ऑफ फूड में मैंने कॉस्ट, वेट, एज और भी जोड़ सकते हो, जैसे मैंने नीचे लिखा था सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्या कहते हैं रिवॉर्ड्स लेवल्स, एज, मैंने और भी चीजें बोली कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर ली। इनकम, जैसे दूसरा एग्जांपल था इनकम, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो उसमें मैंने क्या जोड़ लिया, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये मेरा मॉडरेट वेरिएबल्स है जिसमें मैंने क्वालिटी ऑफ फूड पर प्रभाव देख रहे हैं, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने एग्जांपल वही लेके चल रही हूं, उसमें मैंने चीजों को ऐड कर दिया है, तो समझते जाइएगा भाई। उससे क्या होगा, आपको एक ही एग्जांपल में जब आप समझेंगे कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, अब मॉडरेट, अब आगे और क्या जोड़ना अपन को, कंट्रोल वेरिएबल क्या है भाई। कंट्रोल वेरिएबल जो है वो क्या है, प्रयोगात्मक शोध कार्य में प्रयोग चर की प्रभावशीलता का अध्ययन नियंत्रित चर के संदर्भ में किया जाता है भाई। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो प्रयोगात्मक चर का जो प्रभावशीलता देख रहे हैं, उसका इफेक्ट देखना है, तो इफेक्ट, सही इफेक्ट देखने के लिए हमें कुछ चीजों को नियंत्रित करना पड़ेगा, नियंत्रित चर के संदर्भ में लेना पड़ेगा, कुछ चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, समझे आप। यहां पर यही बोल रहे हैं कि अ कंट्रोल चर इज एनीथिंग दैट इज हेल्ड कांस्टेंट और लिमिटेड इन अ रिसर्च स्टडी। यहां पे कुछ चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रभावशीलता जो देख रहे हैं उसका सापेक्षित होती है, और अतः प्रभावशीलता के लिए जिस संदर्भ को प्रस्तुत किया जाता है उसको देखने के लिए वो हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आयु को हम नियंत्रित कर सकते हैं, एबिलिटी यानी योग्यता को, वातावरण को। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, ये इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल वेरिएबल और अ कांस्टेंट वेरिएबल। इसे मैं क्या कह रही हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल भी कर सकती हूँ। और ध्यान दीजिएगा क्या कह रही हूँ, कंट्रोल ग्रुप्स में बी नो ट्रीटमेंट और एन एक्सपेरिमेंटल सिलेक्टेड ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल ग्रुप को। एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल में यहां में मैंने लिखा है टेम्परेचर, नॉइज, टाइम ऑफ डे, लाइट, ये सारी चीजों को मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ। और अपना सिमिलर एग्जाम्पल देखिए, मैंने फिर से क्या कह रही हूँ, क्वालिटी ऑफ फूड ले लिया, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फूड में मैंने कास्ट, यहाँ पे वेट, एज, ये मेरा मॉडरेट वेरिएबल हो गए। अब मैंने उसमें कंट्रोल क्या कर दिया, एबिलिटी और एनवायरनमेंट को, और किस पर प्रभाव देख रही हूं, फिर से हेल्थ पर। तो ये मेरा वही एग्जाम्पल चल रहा है जिसमें मैंने चीजों को ऐड कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल, उसी में इनकम चल रही थी, इनकम मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेरा मॉडरेट हो गया। फिर उसमें मैंने एज, वेट को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, किस पे प्रभाव देख रही हूँ, क्वालिटी ऑफ फूड पे, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, कुछ चीजों को कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल करने से चीजें मेरी जो मेरी स्टडी कैसी होती चली जा रही है, और व्यवस्थित होती चली जा रही है। अंत में इसी जो वेरिएबल्स में समझा रही हूँ, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, हस्तक्षेप चर क्या होते हैं, या अवरोधक चर किसे कहते हैं भाई। अवरोधक चर को समझिए भाई, इसे मध्यस्थ चर का स्वरूप, ये जो होते हैं जो हस्तक्षेप करते हैं, वो उनका स्वरूप कैसा होता है, अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट। यानी यहाँ इसीलिए इसको सोच से पहले ही पहचाना जाता है, यानी यहाँ पे शोध से पहले पहचाना जा सकता है। ऐसे कारक जो दो अन्य चरों के बीच संबंध में भूमिका निभाते हैं, मध्यस्थ होते बीच में भाई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम
क्रिएट कर रहे हैं, हस्तक्षेप करते हैं। अवरोधक चर वह होते हैं जो प्रक्रिया के अंदर और बाहर, देखिए दोनों तरफ से होते हैं, अंदर और बाहर होते हैं, हो सकते हैं। स्वतंत्र चर की उपस्थिति में आश्रित चर पर कोई ना कोई तो प्रभाव डालते हैं। भाई सिर के, आप देखिए क्लासरूम में बैठे हैं, आपने अंदर और बाहर की बात की है। आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो ये आपके अंदर क्या हो रहा है, एक अवरोध पैदा हो रहा है, तो आपकी लर्निंग पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो आंतरिक हस्तक्षेप चर हो गए। अब बाहरी, अब भाई उसी क्लासरूम के बाहर बहुत अधिक शोर हो रहा है, तो भी आपकी लर्निंग क्या हो रही है, इफेक्ट डाल रही है, वो बाहरी हस्तक्षेप चर हो गए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपकी प्रेजेंस जो क्लासरूम की लर्निंग है वो कैसे इफेक्ट डाल रहे, आंतरिक भी और बाहरी भी। उदाहरण देख लीजिए, मैंने कहा है विश्वविद्यालय के छात्रों में नींद की समस्या अक्सर तनाव जैसे कारकों से प्रभावित होती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नींद की समस्या जो है वो अक्सर तनाव जैसे कारकों से क्या होती है, प्रभावित हो सकती है। तनाव, यहाँ पर बात देखिए कि एक हस्तक्षेप करने वाला चर है जो लोगों को नींद लाने की भूमिका निभाता है, लोगों में नींद आती है। इस तरह से ये क्या हो रहा है, हस्तक्षेप चर हो जाता है। इंटरविनिंग वेरिएबल को बात समझिएगा, हाइपोथेटिकल वेरिएबल है और जिसे हम जो कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं उसमें लिंक कर रहा है, किस तरह से प्रभावित कर रहा है। स्वतंत्र चर जब का प्रभाव आश्रित चर पे देख रहे हैं, उसमें बीच में जो हस्तक्षेप कर रहा है वो हो जाता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कहा है कि इनकम इज एन इंटरविनिंग वेरिएबल दैट हेल्प्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स ऑफ एजुकेशन, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एंड स्पेंडिंग जो डिपेंडिंग वेरिएबल है। कुछ अपन यहाँ पर और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए एग्जाम्पल, यहाँ की क्वालिटी ऑफ फूड, अपना वही एग्जाम्पल चल रहा है जो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉस्ट, वेट और एज, मैंने उसमें मॉडरेट वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल वेरिएबल में एबिलिटी और एनवायरनमेंट ले लिया है। वर्किंग डेज और एक्सरसाइज, अगर आप वर्किंग डेज और एक्सरसाइज को और ध्यान में रखते हैं, जो कि हस्तक्षेप कर सकती है आपके किस पर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर के बीच में, तो ये आपके इंटरविनिंग वेरिएबल्स हो गए। किस पे प्रभाव देख रहे हैं, हेल्थ पे प्रभाव देख रहे हैं। तो मैंने एक एक करके वही एग्जाम्पल में आपको चीजें क्या कर दी, ऐड करते चले जा रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने इनकम को लिया, इनकम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये आपका क्या हो गया, मॉडरेट वेरिएबल हो गया। एज और वेट जो है वो आपका कंट्रोल वेरिएबल हो गया। अब मैंने यहाँ पर इंटरविनिंग वेरिएबल को क्या ले लिया, वर्किंग डेज और एक्सरसाइज, ये मेरा इंटरविनिंग वेरिएबल हो गया। और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वालिटी ऑफ फूड। तो एक एक करके मैंने अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसे मैंने कितना सिस्टमैटिक करती चली जा रही हूँ। इसमें एक नोट बताना चाहती हूँ कि कोरिलेशन जो स्टडी करते हैं उसमें इंटरविनिंग वेरिएबल नहीं होते, वहां सीधे हम संबंध ज्ञात करते हैं, कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, तो वहां पर हस्तक्षेप चर नहीं होते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो करते हैं, प्रयोगात्मक जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें इंटरविनिंग वेरिएबल आप आपस में परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट जब हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं, किसका कारण प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में हस्तक्षेप करती हैं, वहां पर हम इंटरविनिंग वेरिएबल्स को यूज करते हैं, या इंटरविनिंग वेरिएबल का रोल होता है। जबकि मैंने क्या कह दिया, कोरिलेशन स्टडीज में इंटरविनिंग वेरिएबल का रोल
नहीं होता है। तो आई होप आज आप जो है क्या क्या समझ गए हैं। अवरोधक चर, नियंत्रित चर, मर्यादित चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर। मैंने इसके साथ साथ आपको डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल और परिकल्पनाओं के चर, इतना आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगी कि परिकल्पनाओं के क्या प्रकार होते, कितने प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं, और हर परिकल्पना का मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगी। तो आई होप आज की क्लास में आपने ये चीजों पर ध्यान दिया होगा और आपको समझ में आई होंगी। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।